नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। सीएम धामी से मिलने के लिए दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं और लोगों का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जिसके तहत वो आज सुबह पंतनगर गेस्ट हाउस में थे। धामी ने आज पहले वृक्षारोपण किया और उसके बाद साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। वहीं मुख्यमंत्री आज पंतनगर से सितारगंज नानक मत्ता होते हुए खटीमा पहुंचेंगे। सीएम धामी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिखा और वहीं दूसरे दिन भी लोगों का जमावड़ा लगा रहा और साथ ही साथ ऊधम सिंह नगर के भी दौरे पर है सीएम धामी। तो ऊधम सिंह नगर के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी जोश यहां पर दिखा है। धामी के पहुंचने पर नवनियुक्त सीएम है, हालांकि इसलिए भी कह सकते हैं जोश यहां पर भी देखा जा रहा है। काफी जोरदार तरीके से पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर साइकिल रैली में भी प्रतिभाग किया, साथ ही साथ वृक्षारोपण भी यहां पर किया। उत्तराखंड में होने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब मैनिफेस्टो को तैयार करने में जुट गई है। इस संबंध में पार्टी के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन भी किया गया है। वहीं समिति के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी के राज्य में हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था समेत कई विफलताओं से जनता परेशान है और यही वजह है कि जनता 2022 में बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो जल्द मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभा से बातचीत कर कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से चल रही हड़ताल पर बैठे कर्मियों को मनाने के लिए मेयर गौरव गोयल के सकारात्मक प्रयास एक बार फिर विफल होता दिखाई पड़ा है। मेयर गौरव गोयल कई पार्षदों के साथ धरने पर बैठे सफाई कर्मियों को हड़ताल समाप्त करने के लिए उनके पास पहुंचे और सभी को आश्वस्त किया कि आप सभी की समस्या अपनी समस्या है और इसको लेकर वो तत्काल निराकरण के लिए उन्होंने और उनके संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के समक्ष रखा और आपको बता दें मंत्री के द्वारा सकारात्मक जवाब भी मिला है। फिर भी मेयर गौरव गोयल जी के द्वारा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है और उनके संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय लेकर इन मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। बाजपुर चीनी मिल राजनीति और मारपीट का अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां चीनी मिल के नेता आए दिन कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत सीजनल कर्मचारी निरंजन सिंह को ठेकेदार राजू पंडित के द्वारा आउटसोर्स पर काम करने के लिए बुलाया गया था, जहां ठेकेदार राजू पंडित ने निरंजन सिंह को ऑफिस में बैठने के लिए कहा। वहीं श्रमिक नेता वीरेंद्र सिंह अपने साथी उग्रसेन और शंभू के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां विजेंद्र सिंह ने निरंजन सिंह के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं चीनी मिल परिसर में मारपीट होता देख सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच गए, जहां सुरक्षा गार्डों ने दोनों पक्षों को बड़ी मशक्कत के बाद अलग किया। वहीं चीनी मिल के जीएम प्रकाश चंद ने बताया कि मारपीट का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हरिद्वार के मठ मंदिरों में हो रहे हैं सूक्ष्म कार्यक्रम। श्रद्धालु अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हर की पैड़ी पर काफी भीड़ उमड़ी है। वहीं कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी है। कहीं पर भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा था।
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश जयराम आश्रम में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी से गुरु दीक्षा ली। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गुरु पूर्णिमा पर काफी कम संख्या में लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने आते हैं और जिनके कोई गुरु नहीं होते हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा लेकर अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां उफान पर आ चुकी है। साथ ही कहा है कि कई लोग बेवजह नदी नालों की ओर ना जाएं। लेकिन हल्द्वानी के गोला बैराज में लोगों की आवाजाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। गोला नदी का जलस्तर अभी 2600 क्यूसेक के आसपास है। पहाड़ में हो रही लगातार बारिश के चलते गोला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि खतरा लगातार बना हुआ है। 2 दिन पहले ही गोला नदी में डूबने से गौजल अली के रहने वाले 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी, लेकिन लोग इस घटना से भी सबक नहीं ले रहे हैं। 100 क्यूसेक के आसपास चल रहा है पानी, और जब 300 के आसपास पेयजल और सिंचाई के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना हम पानी दे रहे हैं। अभी सारी नहरें चल रही हैं। अभी गोला पार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ थोड़ा बंद कर रखा है अभी, बाकी भी ठीक है। घूमने वाले लोगों के लिए हमने टीम तो लगाई है खैर, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा है, उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने जल पुलिस और हमारे कर्मचारी लगाए हैं जो लगातार चेतावनी दे रहे हैं इस बात की कि उनको दूर रखा जाए यहाँ से। सेंसिटिव इलाका है काफ़ी। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव से कुछ समय पहले अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बदल दिया है। पार्टी में उधम सिंह नगर से 2 चेहरे तिलकराज बेहड़ और भुवन कापड़ी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आइए सुनते हैं तिलकराज बेहड़ से हमारे संवाददाता चेतन बत्रा ने क्या बातचीत की है। उत्तराखंड कांग्रेस ने फिर से अपनी एक नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें उधम सिंह नगर के लिए एक अच्छी बात ये रही कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ जी हमारे साथ हैं। बेहड़ जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपको प्रदेश कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह की रणनीति आप आगे देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो अब कैसे आपकी नजर रहेगी कि आगे रूठों को मनाया जाएगा या क्या आगे कांग्रेस का जो आप जनाधार लगभग खत्म सा होता नजर आ रहा है उसको फिर से जगाएंगे, कैसे रहेगा सब? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है काम करना, और मैं 2 बार मिनिस्टर रहा, 2 बार मिनिस्टर का स्टेटस रहा, 4 बार एमएलए रहा, और मुझे संगठन में काम करने का अनुभव है, कैसे पार्टी में काम किया जा सकता है। उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, और जो लोग भी हैं, चाहे रूठा हो चाहे ना रूठा हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और निश्चित रूप से आप विश्वास मानिए कि 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। बेहड़ साहब, एक चीज आप ये समझिए कि हमने जितना देखा है कि कांग्रेस समय रहते डिसीजन कई बार नहीं ले पाती है। इस बार भी यही हुआ है कि चुनाव का समय सर पे है, 4-6 महीने बाकी रह गए हैं। पिछली बार फरवरी में चुनाव थे और अभी भी जुलाई लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में आखिरी टाइम पे पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को बदल देना और एक नई जिम्मेदारी हर एक के सर पे डाल देना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, बहुत कड़ा डिसीजन हो जाता है। तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपका ये कहना है कि लेट डिसीजन हुआ, मेरा ये कहना है कि छक्का मारा है कांग्रेस ने, चौका भी नहीं छक्का मारा है। इसलिए कि सारी कमेटियां तक बना दी हैं, चुनाव तक की, प्रचार कमेटी हो चाहे वो अन्य कमेटियां हो, जितनी भी होती हैं चुनाव से संबंधित, सारी की 10 कमेटियों का गठन कर दिया। मैनिफेस्टो तक की कमेटी बना दी है, और कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भी उन्होंने इसलिए मैसेज दिया है कि हम सब वर्गों को सबको लेकर चलेंगे साथ में। खाली पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बदली है, खाली अध्यक्ष जी आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं, बाकी तो प्रदेश की कार्यकारिणी वही है जो काम कर रही है। तो सारे लोग ये तो बहुत समय पे डिसीजन लिया, अच्छा लिया है, बहुत पहले ले लिया है। चेतन बत्रा, इंडिया न्यूज, रुद्रपुर। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का भी नजारा बदल गया है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने लोगों ने न सिर्फ प्रदेश कार्यालय में बल्कि अपने अपने क्षेत्र में दोनों नेताओं के पोस्टर लगा दिए हैं। पार्टी ने अभी चेहरा किसी को घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत का चेहरा पोस्टर में और नेताओं से बड़ा लगाया गया है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2022 का चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर लड़ा जा सकता है।
उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन में काफी बदलाव हुए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में हरीश रावत को जिम्मेदारी गई है। उसके बाद कांग्रेस भवन का नजारा थोड़ा बदल गया है। यहाँ पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल के बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं। बड़े बड़े पोस्टरों में हरीश रावत का चेहरा काफी बड़ा दिखाया जा रहा है, यानी 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले हरीश रावत का एक तरफ प्रोजेक्ट जोशन है वो उनके कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। तो लगातार पोस्टर हो गए हैं। अब इसी तरीके से शहर में भी काफी पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। हरीश रावत के समर्थक और गणेश गोदियाल के समर्थकों ने अपने नेताओं के पोस्टर इस तरीके से बांट दिए हैं कि चेहरा 2022 के लिए ये ही घोषित है। अभी देखना होगा कि जब गणेश गोदियाल और हरीश रावत दिल्ली से लौटेंगे उसके बाद किस तरीके से राजनीति गर्माती है और आने वाले 22 में क्या कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता पे काबिज हो पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए किशोर रावत, देहरादून। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। आपने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी विधानसभाओं के हर गांव में डिजिटल सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर आम व्यक्ति के मौलिक अधिकार फ्री बिजली के लिए जागरूक किया जाएगा। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सत्ता में आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है और इसी के तहत उत्तरकाशी जिले की तीनों विधानसभाओं गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला में अपने अभियान का शुभारंभ कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को खुले 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 25 दिनों में 14,000 से ज्यादा पर्यटकों ने वन्य जीवों का दीदार कर चुके हैं। पर्यटकों से कॉर्बेट पार्क प्रशासन को 30 लाख से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन से कॉर्बेट पार्क के 3 जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो टूरिज्म गेट्स हैं वो टीसीपी के प्रोविजंस के हिसाब से और कोरोना की जो लेटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 29 जून को दोपहर से स्टार्ट किया गया था और 14,000 टूरिस्ट ने ढेला, झिरना और गर्जिया जोन में भ्रमण किया है और जिससे राज्य को लगभग 30 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुकी है। जिले में कांवड़ियों को प्रवेश न हो, इसको लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। हरिद्वार में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। एसएसपी सैंथल अबुदोई कृष्णराज एस ने बताया है कि 900 से अधिक पुलिसकर्मी जिले के बॉर्डर, गंगा घाटों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर तैनात किए गए हैं। देखिए, हमारा सभी बॉर्डर में हमने मैन करना शुरू कर दिया है। अभी जो मेजर स्टेट है, लगभग हरियाणा से जो है हमारा इसमें कावड़ियाँ लगभग जो 30% आते हैं और यूपी से 26% आते हैं और जो सीमावर्ती हमारा राज्य है इनके साथ हमारा आईजी महोदय का अध्यक्षता में जो है परसों एक मीटिंग भी हमने करा दी। उसमें सभी राज्य ने जो है यूपी, हरियाणा, हिमाचल सभी ने अपना सहयोग प्रदान करके हमें आश्वासित किया है। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने पीएससी तैनाती शुरू कर दिया है और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। लंबे समय से वाहनों की नीलामी के न होने से जहां एक तरफ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ थाने चौकियों में नए सीज हुए वाहनों को खड़ा करने के लिए पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3,000 से ज्यादा वाहन राजधानी के समस्त थाने चौकियों में खड़े हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आपको बताते चले कि साल 2021 में 6 महीने के आंकड़ों पर ये गौर करें तो राजधानी में अभी तक 1,673 वाहन कई मुकदमों में सीज हैं। वहीं लावारिस वाहनों की संख्या जिले में 501 है और मोटर व्हीकल एक्ट में राजधानी पुलिस ने 7,000 से ज्यादा वाहनों को सीज कर दिया है। थानों में 3 किस्म के वाहन होते हैं। कुछ वाहन होते हैं जो मुकदमों से संबंधित होते हैं, कुछ वाहन होते हैं जो एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किए जाते हैं और कुछ लावारिस वाहन जो मिलते हैं। तो इनके तीनों के डिस्पोजल की प्रक्रिया अलग अलग होती है और लगातार ये प्रक्रिया चलती भी रहती है।
इस समय करीब 3000 से ऊपर वाहन हैं जो विभिन्न थानों और चौकियों में पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इनको हटाना एक समस्या होती है, लेकिन हमारे सामने कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं कि एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए बगैर हम इनको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। तो उन प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं और इनके डिस्पोजल की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बिजली देवी ग्राम नलाई अपने 24 साल के बेटे ज्ञान सिंह को किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद डायलिसिस करने के लिए बस से हंस फाउंडेशन अस्पताल चमोली सेण ले जा रही थी। कस्बा सतपुली पहुंचते ही बिजली देवी के बेटे ज्ञान सिंह की बस में ही मृत्यु हो गई और ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस ने उसके मृत बेटे को बस से बाहर निकाला और इस दौरान पीड़ित महिला ने ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल गजेंद्र और कुलदीप से बेटे के मृत शरीर को घर तक ले जाने के लिए मदद मांग गई और इसके बाद थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैथवाल के द्वारा असहाय महिला की मदद करते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनके मृत बेटे के शरीर को उसके पैतृक निवास पहुंचाने के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ जीप की व्यवस्था की गई। उत्तरकाशी में रात्रि को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गंगनानी के पास दो पहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर राजमार्ग से 10 मीटर नीचे भागीरथी नदी की तरफ जा गिरा। वहीं मौके की घटना पर देखते हुए रविकांत उनियाल ने आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत को तत्काल मौके पर पहुंचकर राजेश रावत ने युवक का सकुशल रेस्क्यू किया है। मसूरी में कैमल बैक रोड आपको बता दें ऐतिहासिक हवास घर भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आ गया है। कैमल बैंक रोड स्थित ऐतिहासिक हवाघर का पुश्ता भारी भूस्खलन होने के बाद ढह गया है, जिससे ऐतिहासिक हवाघर को भारी नुकसान हो सकता है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर मसूरी में 1834 में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित हवाघर खतरे की जद में है। हवाघर की नींव भूस्खलन की जद में आने से खतरे की जद में आ गया है। वहीं प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधानसभा कक्ष में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए और कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधारभूत संरचना मजबूत की जाए और इसी को लेकर न्यूनतम खर्च और बेहतर सुविधा के सिद्धांत पर खर्च किया जाए। हरिद्वार के लोगों को अब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में जिले की पहली आरटी-पीसीआर लैब शुरू कर दी गई है। अभी तक कोविड के आरटी-पीसीआर सैंपल लेकर देहरादून और एम्स ऋषिकेश भेजने पड़ते थे, जिसकी रिपोर्ट आने में 4 से 7 दिन का समय लग जाता था। मेला अस्पताल में आरटी-पीसीआर लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल की रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर मिल जाएगी। मेला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि लैब में 2 मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी क्षमता रोजाना 192 सैंपल जांच की है। प्रदेश में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में चयन आयोग की कार्यशैली पर कांग्रेस पार्टी सरकार को लगातार घेर रही है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में युवाओं के साथ पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने पत्रकारों से बातचीत कर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विशाल राठौर ने कहा कि सरकारी चयन प्रक्रिया धीमी होने के कारण कई बेरोजगार युवाओं की उम्र निकल रही है। सरकार ने पिछले 5 सालों से पीसीएस की परीक्षा नहीं कराई है। सरकार मात्र 2% युवाओं को रोजगार दे रही है। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।